नमस्कार, राम राम सभी साथियों। आप जुड़े हैं आपनो मीडिया फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अभी राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और राजस्थान में चुनाव की बात करें और खींवसर का नाम नहीं हो नहीं सकता, क्योंकि खींवसर हॉट सीट बनी हुई है। राजस्थान ही नहीं, पूरे प्रदेश के साथ ही देश भर की यह नजर है। तो आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए ज्योति मिर्जा जी है, जो जुड़ी है, कद्दावर नेता है बीजेपी की। और इनकी इस बार जिस प्रकार से खींवसर का चुनाव ये लड़ रहे हैं, इन्होंने ये भी कहा है कि ज्योति मिर्जा यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो इनके खास बातचीत भी करेंगे, कुछ तीखे सवाल भी इनसे पूछेंगे, किस प्रकार से इस बार बीजेपी को जिताने के लिए खींवसर से किस प्रकार से पेचीदगियां ये लगा रहे हैं, किन जो मुसीबतें सामने आ रही है उनको किस प्रकार से दूर करेंगे। राम राम शासन। राम राम सर। ज्योति जी, एक बार फिर चुनावी माहौल आ गया है। लगातार जब से आप सक्रिय रूप से राजनीति में आए, लगातार नागौर जिले में चुनाव देखने को मिल रहे हैं। संयोग ही कुछ इस तरीके का हो रखा है। पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप इस इंटरव्यू के लिए आए, पर मैं एक चीज के लिए आपको करेक्ट भी करना चाहूंगी। अभी आपने बोला कि ज्योति मिर्धा जी इसको अपना चुनाव बता करके चुनाव लड़ रही है। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट बन गया, जिसको जैसा जरूरत थी उसने उस हिसाब से स्टेटमेंट को चेंज करा है। लेकिन अगर आप नामांकन सभा के अंदर मेरे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे दोबारा, उसमें थोड़ा फर्क था। जो ये कहा जा रहा है कि ज्योति मिर्धा का चुनाव है, और दूसरी मैंने जो चीज बोली थी वो ये है कि ज्योति मिर्धा इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के लड़ेगी। इन दो बातों में बहुत फर्क है। और मैं समझती हूँ कि किसी भी चुनाव के लिए बहुत जरूरी है कि हर कार्यकर्ता, हर नेता इसको अपना चुनाव मान करके अगर उस रणभूमि में उतरता है तो एक माहौल भी अच्छा बनता है और जीत के आसार भी हमारे अच्छे होते हैं। जिस प्रकार से आपने खुद उत्तर दे दिया, मेरा क्वेश्चन भी होने वाला कि आम लोगों में ये कंफ्यूजन है कि नामांकन सभा में आपने कहा था, आपने ये भी रेवंत डांगा जी ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ रही है। देखिए, इसको ना गलत तरीके से कोट किया गया है, और जिसको जब जरूरत पड़ी उन्होंने कुछ तोड़ मरोड़ के, इन्होंने गजेंद्र सिंह जी शेखावत के भी वीडियो बनाए हैं जिसके अंदर इस तरीके का संदर्भ सामने आना है। आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूंगी कि अगर आप मेरी उस सभा का अगर भाषण सुनेंगे तो उसमें क्लियरली मैंने ये चीज बोली है कि ज्योति मिर्धा इस चुनाव को रेवत डांगा जी का चुनाव नहीं मान करके अपना चुनाव मान के चुनाव लड़ेगी। और दूसरे लोगों से भी मैंने ये निवेदन किया था कि भाई आप भी इसी तरीके से इस चुनाव में जुटे। और बात कर ले खींवसर की, जब से 2008 से खींवसर विधानसभा बनी है, तब से लेकर हनुमान बेनीवाल जिस पार्टी के साथ रहे, जिस पार्टी से चुनाव लड़ा, उनके ही साथ जीत दर्ज हुई। तो इस बार किस प्रकार से बीजेपी और ज्योति मिर्धा पूरा दमखम लगाएगी कि उनकी जो लगातार जीत है उस जीत को रोकने पाएंगे? देखिए, समीकरण कुछ इस तरीके के बने थे कि 2008 में तो मैं राजनीति में नहीं आई थी एक्टिव, मैं 2009 में आई थी। उसके बाद से हनुमान जी ने जो भी चुनाव लड़े, मतलब कोई ना कोई सेटिंग करके चुनाव लड़े। गठबंधन था, कभी उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, 2014 में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनकी जमानत जब्त हुई थी उस टाइम। लेकिन उस टाइम मैं चुनाव हार गई और CR चौधरी साहब चुनाव जीत गए। उसके बाद से जितने चुनाव हुए, उन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा। दो पार्टी मिलकर के अगर एक पार्टी के सामने चुनाव लड़ती है तो जाहिर सी बात है कि पलड़ा थोड़ा भारी रहता है। बाकी उन्होंने अपने खुद के बयानों में, भाषणों में इस बार ये चीज बोली है कि अगर मैं अकेला चुनाव लड़ता तो मैं कम से कम 1.5 लाख वोटों से टिकता। तो जब वो खुद ये मानते हैं कि गणित उनके पक्ष में नहीं थी, उन्होंने समय समय पर फायदा उठाया, कभी बीजेपी के साथ में गठबंधन किया, कभी कांग्रेस के साथ में किया। इस बार मौका ऐसा है कि तीनों पार्टियों ने अपने कैंडिडेट उतारे, एक फेयर इलेक्शन होगा और हमें समझ में आएगा कि भाई जनता किसको समर्थन देना चाहती है। और बात कर ले 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव, लगातार खींवसर और नागौर लोकसभा से जो बीजेपी की हार का है वो मार्जिन कम रहा है। तो किस प्रकार से इस मार्जिन को किस प्रकार से खींवसर की जीत के लिए बना पाएंगे आप, और क्या कमियां रह गई थी जिनको अब पूरा करेंगे आप? देखिए, 2023 में समीकरण बहुत अलग थे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दावे कर रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी। इस तरफ RLP दावा कर रही थी कि हम थर्ड फ्रंट है, हमने इतने सारे कैंडिडेट उतारे, हमारे कई सारे MLA आएंगे, और जो सरकार है वो एक मतलब हंग गवर्नमेंट बनेगी। और उन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया था। कुछ लोगों ने गलती कर ली थी। रेवत डांगा जी हमारे बहुत अच्छे कैंडिडेट थे, लेकिन उनको शायद कमजोर मान लिया था उस टाइम पर। बहुत थोड़ा समय मिला था उनको चुनाव लड़ने के लिए। उसके बाद लोकसभा का चुनाव आया, उसमें फिर मैंने आपको कहा कि गठबंधन, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था और फिर उन्होंने चुनाव लड़ा था। अब ये चुनाव जो है, इसमें आप देखेंगे कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। लोगों का रुझान जो है वो हमारे कैंडिडेट के प्रति बहुत अच्छा है। उन्होंने पब्लिक से बहुत जुड़ाव रखा। 2023 में भी जब वो चुनाव हारे, उसके बाद से वो लगातार संपर्क में रहे लोगों से।
लोगों की मंशा थी, उनको टिकट दिया। ये मैं समझती हूँ कि पहली जीत होती है। अगर पार्टी जनता की भावनाओं के अनुरूप अगर टिकट दे दे, ये पहली जीत होती है उस पार्टी की। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसमें आगे काफी खरी उतरी है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल जी को इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं फील हुई है कि उन्होंने अपनी वाइफ को उतारना पड़ा, भाई की टिकट काटी और उन्होंने अपनी वाइफ को ही चुनाव में उतार दिया। और वो इस तरीके के भाषण भी दे रहे हैं जहां पे लगता है कि वो खुद महसूस कर रहे हैं कि वो कमजोर विकेट पे हैं इस बार। और बात कर लें, जब से आप बीजेपी आपने ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद नागौर की बीजेपी को आप नए कुनबे को बढ़ा रहे हैं और अन्य पार्टियों से तोड़कर है पार्टी को बढ़ा रहे हैं। वहीं अगर बात करें हाल ही में, तो भंवर सिंह जी डांगावास कद्दावर नेता रहे, उनके सुपुत्र संजीव जी डांगावास जो जिला परिषद सदस्य है, उन्होंने ये आरोप लगाया है आप पे कि जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी में जो मूल कार्यकर्ता है उनके साथ अनदेखी की जा रही है और नए जो कार्यकर्ता है उनको ज्यादा मंच शेयर किया जा रहा है। और दूसरा आरोप ये भी लगाया कि ज्योति मिर्जा जी नागौर जिले में जो करती है वो होता है। तो इस बारे में आप अपना क्या विचार रखेंगे? मुझे भी बड़ा अचंभा हुआ था सुनकर के। कल जब उनका स्टेटमेंट आया तो मैंने पहले वीडियो मंगाया। मैंने कहा मुझे विश्वास सा नहीं हुआ कि क्योंकि मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं है, ना वो मेरे लोकसभा क्षेत्र से, ना मेरे विधानसभा क्षेत्र से। और अचानक से आकर के कोई आदमी इस तरीके का स्टेटमेंट दे देता है कि भाई मैं इनकी वजह से पार्टी छोड़ रहा हूँ या इनसे नाराजगी है, तो मुझे थोड़ा अचंभा हुआ था। क्योंकि मेरा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं रहा, उन्होंने मुझे कभी फोन करने की कोशिश नहीं करी, कभी मिलने का प्रयास नहीं किया। मेरे पास में उनका एक पुराना नंबर सेव था। जब मैंने कल चेक किया कि कोई मिस्ड कॉल की लिस्ट में नाम हो, तो एक पुराना नंबर उनका था मेरे पास में। और मेरे से उनका एक बार संपर्क हुआ है, वो हुआ है 2014 के चुनाव में, जब सीआर साहब को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था। और उन्होंने मुझे फोन करके ये कहा था कि मैं इसके खिलाफ हूँ टिकट देने के पार्टी के, और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। और उसके बाद से हमारा कभी कोई संपर्क नहीं रहा। तो बड़ी अजीब सी बात है कि उन्होंने ये आरोप लगाते हुए उन्होंने यहाँ, हालांकि उन्होंने कई सारी चीजें बोली है जो कि प्रासंगिक भी नहीं लगते मेरी बात बोलना, मुझे तो काफी हद तक प्रायोजित सा लगता है उनका इंटरव्यू। उन्होंने एक चीज और बोली कि मैं 4 साल से नाराज था, जिला परिषद को लेके नाराज था, मुझे जिला प्रमुख बनना चाहिए था। तो ये सब चीजें तो संगठन 5 साल से कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैंने तो पिछले साल सितंबर में पार्टी ज्वाइन करी है, तो जाहिर सी बात है कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं रहा। और भंवर सिंह जी डांगावास भारतीय जनता पार्टी के जब एमपी थे, और मैं 2000 एमपी नहीं थे, 2009 में जब मैं सांसद बन गई थी उनके बाद, तो वीर तेजास्थली को उन्होंने खुद ने जाके मुझे पूरे संस्था का दौरा कराया था और बड़े अच्छे से मेरे से मिले थे। बोले कि मैं चाहूंगा कि इसमें आप हमारा आगे सहयोग रखो। तो बड़े अच्छे टर्म्स थे हमारे। ये किस तरीके की बात उन्होंने कही है, इसका मुझे कोई लॉजिक समझ में नहीं आया थोड़ा। आपकी बातों से ये निकला है कि जिस प्रकार से 2014 का चुनाव था वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पार्टी ने टिकट उनके चहेते आदमी को नहीं दिया, तो आप कांग्रेस से थे, तो आपकी मदद करने के लिए उन्होंने पेशकश की। हाँ, उन्होंने खुद ही फोन किया था कि मैं भंवर सिंह जी डांगावास का बेटा हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ इस चुनाव में। और दूसरी, जिस प्रकार से आम लोगों में इस तरह की चर्चा बनी हुई है कि जिस प्रकार से खिंवसर और नागौर की राजनीति की बात करें, तो यहाँ बीजेपी है वो कई अलग अलग धड़ों में बंटी हुई नजर आ रही है। जिस प्रकार से मूल बीजेपी है, जिस प्रकार से आप कांग्रेस से आए हैं और रिछपाल मिर्जा जी आए हैं, कुछ आरएलपी से है, तो क्या ऐसा धरातल पे देखने को मिल रहा है? क्या इसका प्रभाव 2023 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में देखने को मिला था? देखिए, अलग अलग धड़े होना तो एक अलग बात होती है। सबका अपना ग्रुप हो सकता है, सबके अपने समर्थक हो सकते हैं, और हमारा ये प्रयास है कि जब से आए हैं तब से अच्छे लोगों को पार्टी के साथ ला करके जोड़े, जिससे मजबूती मिले। अब चाहे हमारे जगदीश जी विद्यासर जी थे, उन्होंने आकर के बीजेपी ज्वाइन करी। रेवत डांगा जी जो खुद आरएलपी से थे, प्रधान बने हुए थे, उन्होंने आकर के ज्वाइन करी। मैंने कांग्रेस से आकर के बीजेपी ज्वाइन करी। ऐसे कई जो अच्छे लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जिनके पीछे लोगों की फॉलोइंग है, उनको ला करके हमने पार्टी के साथ में जोड़ा है और पार्टी को उससे मजबूती मिली है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि वो जो धड़े हैं वो आपस में एक अलग, मतलब सबकी इच्छा यही है कि भारतीय जनता पार्टी जीते। और ये एक खूबसूरती होती है किसी भी बड़ी पार्टी की। कोई ये एक आदमी की रन पार्टी नहीं है कि वही सुप्रीमो और वही सभी फैसले कर दे और कोर टीम भी मैं ही हूँ और प्रदेश अध्यक्ष भी मैं ही हूँ और सुप्रीमो भी मैं ही हूँ। ये तो एक व्यवस्था है और आप देखेंगे कि सभी नेता अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि बीजेपी को कैसे मजबूत कर सके और रेवत डांगा जी को कैसे 13 तारीख को आने वाले चुनाव में जीत दिलाई जा सके। और जिस प्रकार से बीजेपी पार्टी शीर्ष नेतृत्व में आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है एज ए संगठन के रूप में, तो ज्योति मिर्जा क्या एफर्ट लगाएगी कि इस बार खिंवसर की सीट निकाल और पार्टी को मजबूत करेंगे?
देखिए, हमने तो जोड़ने का ही काम किया है। सरकार हमारी थी, इसलिए हमने सरकार को कह करके लोगों के काम करवाए हैं। चाहे वो सरपंचों के पेमेंट्स करवाने की बात थी, मुंडवा पंचायत समिति के बहुत लंबे समय से पेमेंट अटके हुए थे, सभी सरपंच बहुत परेशान थे। जब चुनाव हो गए उसके जस्ट बाद में उनका सबका पेमेंट रिलीज करवाया। अगर कोई अटके हुए काम थे हमारे को बिजली से संबंधित, पानी से संबंधित, सड़कें बनवाने को लेकर के, तो सभी मंत्रियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। और उसी का नतीजा है कि जो आप आज माहौल देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के खींवसर में, तो सब अब क्या सरकार है, तो सब मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि आने वाले 4.25 साल के लिए सरकार स्थिर है, तो हम कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाएं और चुनाव में उस चीज का हमें फायदा मिलेगा। और जिस प्रकार की विधानसभा के जो मतदाता हैं, जिस प्रकार के फील्ड में हम घूमते हैं, डबल इंजन की सरकार की बातें बीजेपी के लोग कहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार होने से यहाँ अगर कैंडिडेट जीता तो क्या विकास की गंगा बहेगी? किस प्रकार के खींवसर की आप तस्वीर देखते हैं? सरकार के मतलब खजाने ना बहुत बड़े होते हैं, मतलब छोटे मोटे फंड नहीं होते हैं। और जो योजनाओं का लाभ अगर जनता में लाइन में आखिरी खड़े हुए आदमी को मिल जाए तो उसका अपना ही बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है सोसाइटी में हमें। और राजस्थान में सरकार हो और केंद्र में सरकार हो तो ये भी जाहिर सी बात है कि अगर कोई खनन नीति में बदलाव करना है, यदि आपको किसानों को कोई फायदा दिलाना है, कोई मुआवजा दिलवाना है, कहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, कहीं हमारे अलग तरीके के मतलब कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के आने, तो उसकी सहूलियत बहुत आसान रहती है, जिसको अपन कड़ी से कड़ी जुड़ना कहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सरकार का फायदा होगा, जरूर होगा। और अब एक जिस प्रकार से बीजेपी सरकार जब से बनी, जब मुख्यमंत्री का चयन पर्ची से हुआ, तब से लेके विपक्ष बीजेपी सरकार को पर्ची सरकार कहती है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मुझे लगता है विपक्ष को मुंह तोड़ जवाब आने वाली 23 तारीख को मिलेगा, जब ये 7 बाई इलेक्शन हुए जिनमें से तकरीबन सारी सीटें जो थी वो विपक्षी दलों की या कांग्रेस की मेजॉर मतलब सीटें थी। और इस बार जो माहौल देखने को मिल रहा है उसमें ज्यादातर सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो अपने आप पता चल जाएगा पर्ची की सरकार है या पर्चे वाली सरकार है। और जिस प्रकार से खींवसर में इस बार ज्योति मिर्जा जी क्या त्रिकोणीय संघर्ष देखती हैं या कौन सी पार्टी को अपना कंपटीटर मानते हैं? देखिए, हम तो पहले नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई दोनों पार्टी आपस में लड़ सकती हैं। और आखिरी मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से आप कांग्रेस से सवाई सिंह चौधरी जी आपने साथ में बीजेपी ज्वाइन की, क्या बीजेपी से उनकी नाराजगी थी या उनका मन कांग्रेस की तरफ वापस झुका तो वो कांग्रेस पार्टी में गए और वहां से टिकट से अब आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे सामने नहीं, रेवत डांगा जी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। पर मेरा ख्याल उनको शायद उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, उनको टिकट नहीं मिल करके बीजेपी में एक अच्छा सिस्टम है कि वो सर्वे करवाते हैं, सर्वे में जो सबसे स्ट्रांग आता है उसको टिकट देने का प्रयास करते हैं। और वो आकांक्षी थे, शायद टिकट नहीं मिली, उस बात की नाराजगी कहीं रह गई होगी। बाकी तो कारण इस सवाल का एक्चुअल जवाब तो वो ही दे पाएंगे। मेरा निवेदन रहेगा कि आप उनसे बात करें, वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। रेवत डांगा जी की कितने हजार वोटों से जीत ज्योति मिर्जा जी देखते हैं? रियलिस्टिक टर्म्स में लगभग 2000 वोटों से हारे थे, कम से कम 20,000 वोटों से जीत हो तब बात बने। मैं मानती हूँ कि इस बार ये टारगेट अचीव किया जा सकता है खींवसर के माहौल को देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज्योति मिर्जा जी जो बीजेपी में लगातार सक्रिय रूप से हैं और इस बार खींवसर के चुनाव में अपना पूरा दमखम लगा रही है। अब देखना यह है कि आने वाली 13 तारीख को जनता किसके पक्ष में मतदान करेगी।